नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अब यह मान लेना चाहिए कि कांग्रेस अगला लोकसभा चुनाव राहुल गांधी की कमान में लड़ेगी। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को कमान सौंप दी है। उनका कमान सौंपना 80% है या 70 या 60%, इसका अनुमान लगाना बेकार है। पते की बात यह है कि राहुल गांधी यूथ कांग्रेस एनएसयूआई की राजनीति से बाहर निकल आए। उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस को लोकसभा चुनाव लड़वाना है। वे अब अपने साथ नई पीढ़ी के नेताओं को आगे करके अपनी चुनावी टीम बना रहे हैं। वे यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के दायरे से बाहर निकल आए। उन्हें मनमोहन सरकार की चिंता है और कांग्रेस मुख्यालय एआईसीसी को संभालना है। राहुल गांधी ने गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनाव की तैयारियां करवाई। उम्मीदवारों को लेकर खुद विचार किया। राहुल गांधी पहले भंवर जितेंद्र, मीनाक्षी नटराजन, कनिष्क सिंह, दिग्विजय सिंह और एनजीओ मिजाज के युवाओं से सलाह करते थे। अब वे पुराने और अनुभवी नेताओं से राय मशविरा करते हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ कैबिनेट की फेरबदल पर विचार किया तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मिले, हालातों पर चर्चा की। जाहिर है सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को बहुत कुछ संभलवा दिया है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। लेकिन सबसे पहले देखें ताजा गपशप। कांग्रेस ने दक्षिण भारत से इतने मंत्री क्यों बनाए? दक्षिण के 5 राज्यों से कांग्रेस के 60 लोकसभा सांसद हैं और करीब 30 मंत्री हैं। कांग्रेस मुख्यालय में रविवार को कई नेता इसका विश्लेषण कर रहे थे और मीडिया में भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ज्यादातर जानकार आंध्र प्रदेश में जगन और तेलंगाना की मुश्किल से इसे जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन असल कारण इतिहास में देखने पर मिलेगा। जब भी कांग्रेस संकट में रही है, दक्षिण के राज्यों ने उसे बचाया है। जनता पार्टी के जमाने में भ्रष्टाचार को लेकर हंगामा हुआ और जेपी का संपूर्ण क्रांति आंदोलन चला तो 1977 के चुनाव में पूरे उत्तर और पूर्वी भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया। लेकिन दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। खुद इंदिरा गांधी बाद में कर्नाटक के चिकमंगलुरु से जीत कर आई। इसी तरह बोफोर्स के बाद वीपी सिंह का आंदोलन चला तो 1989 में पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस साफ हो गई, लेकिन दक्षिण के राज्यों से उसे बहुत सीटें मिली। यही कहानी 1991 में दोहराई गई, जब कांग्रेस उत्तर में साफ हुई और राजीव गांधी की हत्या के बाद दक्षिण से बचकर आई और उसकी सरकार बनी। अब 2014 से पहले फिर भ्रष्टाचार का आंदोलन जोरों पर है। अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, अरविंद केजरीवाल आदि के आंदोलन से कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि फिर पार्टी उत्तर में साफ हो जाएगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से कांग्रेस को कोई उम्मीद नहीं है। वैसे भी इन्हीं राज्यों से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सिविल सोसाइटी को समर्थन मिला है, जबकि महाराष्ट्र में अन्ना हजारे पिट गए थे। कांग्रेस को पता है कि दक्षिण और पश्चिम के राज्यों में भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बनेगा, सो कांग्रेस फिर इस उम्मीद में है कि उत्तर और पूर्वी भारत में सफाया होगा, लेकिन दक्षिण से पार्टी बच जाएगी। केंद्र सरकार में अब कोई जगह खाली नहीं है। प्रधानमंत्री सहित केंद्र सरकार में अधिकतम 78 मंत्री हो सकते हैं, उतने मंत्री हो गए हैं। अब अगर किसी को मंत्री बनाना होगा तो उसके लिए किसी का इस्तीफा कराना होगा। इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के केंद्र सरकार में आकर मंत्री बनने की अटकलों पर विराम लग गया है। अब ये लगभग तय लग रहा है कि कांग्रेस वहां चव्हाण के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। आलाकमान की ओर से दिए गए संकेत से महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता बुरी तरह परेशान हैं। पहले चर्चा थी कि कैबिनेट में फेरबदल पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के लिए हो रही है, क्योंकि इन्हीं दोनों राज्यों से सबसे ज्यादा पद खाली हुए थे। बंगाल से ममता के 6 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था और कांग्रेस के इकलौते मंत्री प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति हो गए थे। इसी तरह महाराष्ट्र के विलासराव देशमुख के निधन से एक पद खाली हुआ था। उससे पहले पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री होकर गए थे, तब भी एक पद खाली हुआ था। और पिछले साल जुलाई में अपने विभाग से नाराज होकर गुरदास कामत ने इस्तीफा दे दिया था। मुरली देवड़ा की जगह उनके बेटे मिलिंद को मंत्री बनाया गया था, लेकिन उन्हें भी कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी। सो ये कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र से कम 4 मंत्री बनेंगे। कांग्रेस सूत्रों का कहना था कि नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव लड़ेंगे तो वहां उनको मजबूत टक्कर देने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता और वहां के मौजूदा सांसद विलास मुत्तेमवार को मंत्री बनाया जाएगा। इसी तरह गुरदास कामत का भी मंत्री बनना लगभग तय दिख रहा था। युवा नेताओं में से प्रिया दत्त या संजय निरुपम के नाम की चर्चा थी और कुछ लोग तो पंजाब के राज्यपाल शिवराज पाटिल के मंत्री बनने की अटकलें भी लगा रहे थे। लेकिन हैरानी की बात है कि महाराष्ट्र से एक भी मंत्री नहीं बना।
कैबिनेट में फेरबदल के बाद समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पर हमला बोला। सपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्ट लोगों को सरकार में शामिल किया है। पार्टी की ओर से किसी मंत्री का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इशारा बहुत साफ था। बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी ने विदेश मंत्री बनाए गए सलमान खुर्शीद पर हमला किया, क्योंकि खुर्शीद के अलावा जो मंत्री बने हैं या जिनकी तरक्की हुई है, उनमें से किसी और के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। एकाध आपराधिक मामलों में अगर अधीर रंजन चौधरी आरोपी हैं, तो वे पश्चिम बंगाल के हैं और उनसे सपा का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन खुर्शीद उत्तर प्रदेश के सांसद हैं। वे देश के पहले मुस्लिम सांसद हैं जो विदेश मंत्री बने हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी परेशान है। सपा को लग रहा है कि सलमान खुर्शीद को विदेश मंत्री बनाकर और के रहमान खान को अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय देकर कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय को लिभाने का दांव चला है। इससे सपा को प्रदेश में मुस्लिम वोट कटने का खतरा है। पिछले चुनाव में भी मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिले थे, जिससे सपा की सीटें 36 से घटकर 23 रह गई थी। सो अब लखनऊ के सूत्रों का कहना है कि सलमान खुर्शीद की मुश्किलें बढ़ाने वाला काम उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है। सलमान और उनकी पत्नी लुइस खुर्शीद जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से जो एनजीओ चला रहे हैं, उस पर लगे गड़बड़ी के आरोपों की जांच यूपी सरकार ही कर रही है। राज्य पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 16 जिलों से दस्तावेज जुटाए हैं और जांच चल रही है। अगर इसने खुर्शीद के एनजीओ के खिलाफ रिपोर्ट दी और मुकदमा दर्ज हुआ तो उनकी मुश्किल बढ़ेगी। ऊपर से 1 नवंबर को उनके चुनाव क्षेत्र फर्रुखाबाद में अरविंद केजरीवाल नया खुलासा करने वाले हैं और प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसकी इजाजत प्रदेश सरकार ने दे दी है। अब सुर्खियां हैं, ये सुर्खियां लीक से हटकर है। ये राजनीति और देश की दशा दिशा की जानकारी देने के मकसद से है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के मंडी इलाके में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। मोदी ने अपने प्रचार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हुए मोदी ने उनको मनमोहन सिंह कहा। मोदी ने कहा कि मनमोहन सिंह प्रचार के लिए रविवार को हिमाचल गए थे तो अगले दिन अखबारों में खबर छपी कि आखिरकार उन्होंने हिमाचल में मुंह खोला। कांग्रेस पर हमला करते हुए मोदी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष दोनों ने अपने भाषण में लोगों को बताया कि महंगाई इतनी ज्यादा क्यों है और यह महंगाई कब रुकेगी। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अगले 5 साल में वित्तीय घाटे को कम करने की एक महत्वाकांक्षी योजना पेश की है। उन्होंने कहा है कि वित्त वर्ष 2016-2017 में वित्तीय घाटे को जीडीपी के 3% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले वित्त वर्ष में वित्तीय घाटा 5.8% पहुंच गया था, जिसे कम करना सरकार की बड़ी चुनौती है। राजकोषीय स्थिति मजबूत करने के लिए चिदम्बरम ने जो पंचवर्षीय योजना पेश की है, उससे उनको उम्मीद है कि महंगाई काबू में रहेगी, आर्थिक विकास दर तेज होगी और राजकोषीय घाटा कम होगा। 1 नवंबर को विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के चुनाव क्षेत्र फर्रुखाबाद में उनके खिलाफ प्रदर्शन करने वाले अरविंद केजरीवाल की टीम ने बताया है कि उस दिन के प्रदर्शन का इंटरनेट पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की टीम केजरीवाल और उनके सहयोगियों के भाषण को वेब कैमरे के जरिए और उसे IAClive.com की साइट पर अपलोड करेगी। इससे उनका भाषण पूरी दुनिया में सुना जा सकेगा। शहरी विकास मंत्री कमलनाथ ने संसदीय कार्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद कहा है कि वे संसद में सभी मसलों पर आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि संसद के शीतकालीन सत्र में कामकाज सुचारू रूप से चलेगा और कार्रवाई बाधित नहीं होगी। विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की चर्चाओं के बारे में उन्होंने कहा कि जब यह आएगा तब देखा जाएगा, अभी कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ रहा है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि वे सभी पार्टियों से बात करेंगे। नए पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने एस जयपाल रेड्डी को पेट्रोलियम विभाग से हटाए जाने के पीछे किसी कॉर्पोरेट घराने का हाथ होने से इनकार किया है। उन्होंने मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद कहा कि रेड्डी को किसी दबाव में नहीं हटाया गया है। बताया जा रहा है कि रेड्डी पेट्रोलियम पद से हटाए जाने और विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भेजे जाने को अपना डिमोशन मान रहे हैं और इसके प्रति नाराजगी जताने के लिए वे मोइली के कार्यभार संभालने के मौके पर मंत्रालय नहीं गए। उनके राज्य मंत्री रहे RPN सिंह जरूर इस मौके पर पेट्रोलियम मंत्रालय में मौजूद रहे। कार्यभार संभालने के बाद मोइली ने निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाने का वायदा किया। फिलहाल अब एक ब्रेक है, उसके बाद राजकाज की कुछ बातें होगी।